अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह और उससे अनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट h इज़ इक्वल टू, सेट h है हमारे पास, देखिए h इज़ इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास सेट h गिवन है और दूसरा सेट हमारे पास गिवन है g एंड दैट इज़ इक्वल टू 5, 7, 9 एंड 11। अब आगे उसने कहा हुआ है जी राइट द फॉलोइंग रिलेशंस। नीचे 6 डिफरेंट रिलेशंस के लिए उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं फ्रॉम एच टू जी। इसका मतलब है पहले एच टू जी फाइंड करना है। एच टू जी का मतलब है एच क्रॉस जी फाइंड करना है। तो एच क्रॉस जी फाइंड करने के लिए पहले एच के एलिमेंट्स लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 9 क्रॉस का साइन, फिर जी के एलिमेंट्स 5, 7, 9 और 11। अब देखिए एच क्रॉस जी, तो क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हमने एलिमेंट्स लिखने होते हैं किसके, पहले 5 के साथ इन फोर एलिमेंट्स को लिखेंगे इनके पेयर्स, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ और फिर 9 के साथ। तो कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। फर्स्ट सेट हमारे एच में देखें एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, यानी 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो 5 4 20 पेयर्स आएंगे हमारे पास टोटल एच क्रॉस जी में। तो देखिए स्टार्ट लेते हैं जी 5 से। तो फर्स्ट पेयर होगा हमारा 5 और 5 का, देन 5, 7, देन 5, 9, देन 5, 11, फिर 6 से 6, 5, 6, 7, 6, 9 और देन 6, 11। उसके बाद 7 के साथ 7, 5, 7, 7, 7, 9, 7, 11। 7 के साथ भी चारों के पेयर्स बन गए। अब 8 के साथ शुरू करें 8, 5, फिर 8, 7, 8, 9, 8, 11। उसके बाद 9 के साथ 9, 5, 9, 7, 9, 11। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ़ पेयर्स काउंट कर लेते हैं, क्या 20 ही हैं हमारे पास पेयर्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये 5 थे, ये 4 थे, तो इसका मतलब है 20 होने चाहिए थे। रीचेक कर लेते हैं दोबारा। 5, 5, 5, 7, 5, 9, 5, 11। फिर 6 के साथ 6, 5, 6, 7, 6, 9, 6, 11। 7 के साथ 7, 5, 7, 7, 7, 9, 7, 11। फिर 8 के साथ 8, 5, 8, 7, 8, 9, 8, 11। 9 के साथ 9, 5, 9, 7। तो यहाँ पे हमने एक पेयर नहीं लिखा 9, 9 का, और देन 9, 11। तो यूँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने हो गए, 20 हो गए। इसी तरह आप भी अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को रीचेक कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेकंड सेट में हैं। 5 इसमें थे, 4 इसमें थे, तो 5 4 20। एक दफ़ा अपने पेयर्स को काउंट कर लिया करें कि क्या 20 पेयर्स पूरे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया एच क्रॉस जी, यानी एच टू जी हमने फाइंड कर लिया। अब जो रिलेशंस हमने लिखने, फर्स्ट है हमारे पास, यानी आप ये देख लें कि ये R1 है हमारे पास, किसके इक्वल है जी, उसमें उसने कहा हुआ है इज़ इक्वल टू, इज़ इक्वल टू ये उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो R1 इज़ इक्वल टू, हमने अपने इन 20 पेयर्स में से हर वो पेयर लिखने हैं जिसमें दोनों x और y इक्वल हैं। तो देखिए पहला पेयर है हमारे पास, ये पेयर आपको नज़र आ रहा होगा 5 5। इसके बाद इक्वल पेयर देखें, ये है 7 7 और देन ये है 9 9। इसके अलावा कोई भी दो एलिमेंट्स x और y के इक्वल नहीं है। तो R1 में पहला पेयर आ गया 5 5, देन
7 7 और देन 9 कामा 11। ये हमारे पास आ गया R1। अब देखिए R2 क्या लिखना है। सेकंड है जी R2। R2 के बारे में वो कह रहा है इज लेस देन। अच्छा, ये इज लेस देन का मतलब क्या हुआ जी? ये बात कर रहा है वो कि x लेस देन y, यानी पहले वाली वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू से लेस होगी। तो अब R2 में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे देखें। x एलिमेंट आप जानते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को x कहते हैं, सेकंड को y कहते हैं, जिसमें x लेस होगा। तो देखिए पहला पेयर है हमारे पास 5 7, x लेस है y ग्रेटर है। फिर 5 9, यहाँ पे भी सेम मसला है, 5 लेस है, x यानी लेस है और y ग्रेटर है। नेक्स्ट केस में देखें 5 कामा 11। नेक्स्ट 6 5 में ऐसा नहीं है, 6 7। नेक्स्ट 6 9, फिर 6 11। अब ये सारे मैं वो पेयर्स लिख रहा हूँ जिनमें फर्स्ट एलिमेंट लेस है सेकंड से। यहाँ पे 7 5 7 7 ये नहीं हो सकता, 7 9 लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेयर 7 कामा 9, फिर 7 कामा 11। अब उससे नेक्स्ट पेयर कौन सा है हमारे पास, 8 कामा 5, इसको लिख लें। फिर 8 कामा 5 नहीं लिख सकते क्योंकि हमने लेस लिखने हैं, तो 8 कामा 5 हम नहीं लिख सकते। फिर 8 कामा 7 भी नहीं लिख सकते क्योंकि x ग्रेटर है। 8 कामा 9, तो अगला पेयर हम क्या लिखेंगे, 8 कामा 9। फिर 8 कामा 11 लिख लेंगे क्योंकि इसमें भी x लेस है। 9 कामा 5 नहीं लिख सकते क्योंकि x ग्रेटर देन y है। यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, 9 ग्रेटर है और यहाँ पे इक्वल है। और लास्ट पेयर हमारा होगा 9 कामा 11। तो ये हमारे पास रिलेशन 2 आ गया, सेकंड रिलेशन यानी R2, उसके एलिमेंट्स हमने लिख लिए। सारे वो पेयर्स लिख लिए जिनमें x की एलिमेंट x की वैल्यू यानी y से लेस थी। तो वो सारे पेयर्स हमारे पास ये वाले थे। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास R3। उसके बारे में उसने कहा हुआ है जी R3 इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन यानी x इज ग्रेटर देन। फर्स्ट वैल्यू हमारी x है तो वो ग्रेटर होनी चाहिए। R3 इज इक्वल टू, देखिए अब हमने इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो पेयर चूज़ करने हैं जिनमें x ग्रेटर होगा। यहाँ x इक्वल है, यहाँ लेस है, यहाँ लेस है, यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है और यहाँ भी लेस है। 7 5 ये पहला पेयर आ जाएगा, इसमें x ग्रेटर है और y लेस है। अब ज़ाहिर है ये भी नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते। नेक्स्ट पेयर होगा 8 कामा 5। नेक्स्ट पेयर 8 कामा 7। नेक्स्ट पेयर देखें 9 कामा 5। फिर नेक्स्ट 9 कामा 7। ये सारे वो पेयर्स आ गए जिसमें x इज़ ग्रेटर देन y है। फोर्थ क्या है जी हमारे पास, R4 कहेंगे हम उसे, और वो है हमारे पास 4 इज़ 1 लेस देन, इज़ 1 लेस देन यानी x 1 लेस होना चाहिए, y की बात नहीं हो रही। अब देखिए यहाँ पे x जो है 5 7 है तो x y से 2 लेस है, यहाँ पे 4 लेस है, यहाँ पे 6 लेस है। ये पहला पेयर आ जाएगा हमारे पास R4 में 6 कामा 7। तो देखें इसमें x 1 लेस है y से। 6 9 भी नहीं लिख सकते, 9 भी नहीं हो सकता, 7 9 भी नहीं, 7 11 भी नहीं, 8 9। इस पेयर में भी जी x हमारे पास कितना है, 1 लेस है। और कोई पेयर ऐसा नहीं है जिसमें x 1 लेस हो। तो इसका मतलब ये हुआ R4 जो होगा हमारे पास उसमें दो ही पेयर्स होंगे। और कौन कौन से पेयर होंगे, 6 कामा 7 और 8 कामा 9। अब देखिए 5 फिफ्थ पार्ट में इसके हमारे पास क्या है जी, इज़ 1 ग्रेटर देन। अब 1 लेस देन पहले कहा था उसने, अब R5 में वो कह रहा है इज़ 1 ग्रेटर देन यानी x इज़ 1 ग्रेटर देन। x इससे 1 ग्रेटर लिखना है
तो R5 इज इक्वल टू, अब इन्हीं पेयर्स में से हमने वो पेयर्स चूज़ करने हैं जिसमें x की वैल्यू 1 टाइम ग्रेटर हो, जस्ट 1 नंबर ग्रेटर हो किससे, y की वैल्यू से। अब देखें यहाँ तो इक्वल है, यहाँ लेस है, यहाँ लेस है, यहाँ भी लेस है, यहाँ भी ग्रेटर है। ये पहला केस आ गया हमारे पास 6,5। इसमें देखें 6 जो है वो y से 1 ग्रेटर है। फिर ये नहीं हो सकता, ये लेस है, ये भी नहीं हो सकता लेस है, ये भी नहीं हो सकता लेस है, ये 2 लेस है, ये भी नहीं हो सकता, 2 ग्रेटर है, ये इक्वल है, यहाँ पे भी लेस है, यहाँ पे भी लेस है, 8 5 के बाद 8 7, ये हमारे पास आ जाएगा पेयर। इसमें x जो है वो 1 ग्रेटर देन y है। 8 9 नहीं हो सकता, 8 11 नहीं हो सकता, 9 5 9 7 ज़रा ये 2 लेस है, तो 9 11। तो इसका मतलब ये हुआ R5 जो है हमारे पास उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक 6 और 5 है और दूसरा 8 और 7 है। अब 6 पार्ट देखें, 6 पार्ट में वो में क्या कह रहा है जी, 6 पार्ट में कह रहा है इज़ 2 लेस देन, इन जो R6 होगा हमारा दैट इज़ 2 लेस देन। अगर 2 लेस देन है तो इसका मतलब ये हुआ x के वो पेयर्स, हमने यहाँ से वो पेयर्स उठाने हैं जिनमें x की वैल्यू y की वैल्यू से 2 नंबर लेस हो। अब देखिए R6 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट पेयर ये आ जाएगा 5 7। क्यों 5 7 पहला पेयर आएगा, ये जो 5 है x की वैल्यू, 7 है 9 की y की वैल्यू, तो 7 में से 5 माइनस करें तो इसका मतलब है 2 लेस है ये। अच्छा उसके बाद देखें और कोई 2 लेस का केस, 6 7 6 9 6 11 7 5, ये 7 9। अगला पेयर हमारे पास 7 कामा 9, इसमें देखें x 2 लेस है y से। फिर 8 5 नहीं हो सकता, 8 7 भी नहीं हो सकता, 8 9 भी, 8 11 भी, 9 5 और 9 7। ये 3 पेयर ऐसे हैं जो x है हमारे पास दैट इज़ 2 लेस देन। तो ये 6 पार्ट थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखते हैं उसमें हमें क्या कुछ करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, लेट सी इज इक्वल टू 2 4 6। सेट सी हमें दिया हुआ है दैट इज 2 4 6, एंड देन सेट डी हमें दिया हुआ है दैट इज 4 6 8 9 एंड 12। ये हमारे पास डी दिया हुआ है। अब आर के बारे में उसने कहा हुआ है, देखें आर उसने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है हमारे पास। सेट रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स आपको बताए गए थे स्टार्ट में। कौन कौन से 3 मेथड्स होते हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड और टेबुलर मेथड, और सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। अब वो कहता है एक्स व वाई यानी ये जो पेयर्स हैं सच दैट एक्स एलिमेंट जो होंगे दैट बिलोंग टू आर सेट सी, और वाई जो एलिमेंट होंगे दैट बिलोंग टू सेट डी, एंड उसने ब्रैकेट यहाँ क्लोज किया हुआ है, ये क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली यहाँ लिखें एंड एक्स इज़ फैक्टर ऑफ वाई, एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्लोज कर दें। इसका मतलब है इसमें से जो भी पेयर्स होंगे उन पेयर्स में से हमने सिर्फ वो पेयर लेने जिनमें एक्स वाई का फैक्टर हो, यानी एक्स का अगर हम टेबल पढ़ें तो वाई उस पर कंप्लीट डिवाइड होता हो। अब देखिए पहले सी क्रॉस डी फाइंड करना पड़ेगा डेफिनेटली हमें। सी क्रॉस डी, सी के एलिमेंट्स 2 4 6 क्रॉस डी के एलिमेंट्स 4 6 8 9 12। सी क्रॉस डी इज इक्वल टू, वही ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, पहले 2 के साथ इन 5 वैल्यूज़ के, फिर 4 के साथ, फिर 6 के साथ। तो देखिए पहला पेयर बनेगा 2 4 देन 2 6
देन 2 8, 2 9 और 2 12। ये पहले सेट के पेयर्स बन गए पहले एलिमेंट के साथ। फिर 4 के साथ 4 4 4 6, 4 8, फिर 4 9 और 4 12। उसके बाद 6 के साथ 6 4, 6 6, 6 8, 6 9, 6 12। इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है, यानी C क्रॉस D हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इससे बाइनरी रिलेशन लिखना है, ये जो भी फर्दर हमने इसका सोल्यूशन करना है। अब देखिए क्या क्या करना है हमने, जिसमें उसने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट जो है उसने दिया हुआ है राइट आर, फर्स्ट पार्ट राइट आर इन टेबुलर फॉर्म, यानी इसका मतलब है इसके एलिमेंट लिखने हैं हमने टेबुलर फॉर्म। अब इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, R इज इक्वल टू एक्स व वाई, यानी पेयर्स हमने लिखने और ऐसे पेयर्स जिनमें एक्स वाई का फैक्टर हो। देखिए यानी एक्स के टेबल में वाई आता हो, तो देखें पहला एलिमेंट हमारा जो है 2 4, ये एक्स है और ये वाई है। 2 2 ज़र 4 होता है, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है 4। नेक्स्ट है 2 6, ये भी फैक्टर है चूँकि 2 3 ज़र 6 होता है। 2 8, ये भी फैक्टर है 2 4 ज़र 8 होता है। अब नेक्स्ट है 2 9, ज़ाहिर 2 9 नहीं हो सकता, फिर 2 12 होगा 2 12। अब यहाँ पे देखें हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ वो पेयर्स चूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा यानी एक्स एलिमेंट है उसके टेबल में वाई आ रहा होता है। आगे है 4 4, तो ज़ाहिर है 4 4 का फैक्टर होता है क्योंकि 4 1 ज़र 4 होता है। अब 4 6 नहीं हो सकता क्योंकि 4 का टेबल पढ़ के 6 नहीं लाया जा सकता। अगला है जी नेक्स्ट 4 8, ये हो सकता है। 4 9 नहीं हो सकता, 4 12 हो सकता है 4 12। उसके बाद 6 4 नहीं हो सकता, 6 6 नहीं हो सकता, 6 8 नहीं हो सकता, 6 9 नहीं हो सकता, हाँ 6 12 हो सकता है, यानी 6 का टेबल पढ़ के हम 12 ला सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया R। किस फॉर्म में आया जी R, टेबुलर फॉर्म में, चूंकि हमने उसके सारे एलिमेंट्स को लिख लिया है 1 बाय 1। अब सेकंड वो कह रहा है जी, सेकंड में उसने कहा हुआ है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R। सबसे पहले हम लिखते हैं R की डोमेन को शॉर्ट फॉर्म में DOM लिखते हैं। डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू, इस सेट में चूंकि ये सेट होता है डोमेन का, तो X एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो हमारी डोमेन होगी, यानी हमारे पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे 2 आ गया, कामा फिर 2 है तो ज़ाहिर सेट हम लिख रहे हैं, इट मीन्स हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर 2, फिर 2, फिर 4 को हम लिख लेंगे चूँकि इस फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आके चेंज हुआ। फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो 6 एक ही दफ़ा लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी डोमेन ऑफ R। अब हमने फाइंड करनी है रेंज ऑफ R। रेंज ऑफ R का मतलब है सेकंड एलिमेंट्स, दूसरे वाले एलिमेंट्स, वो भी हमने डिफरेंट लिखने होते हैं। तो देखिए 4, 6, सेकंड में 6, फिर थर्ड में 8, फिर 12, फिर 4 तो नहीं लिखेंगे, फिर 8 नहीं लिखेंगे, फिर 12 नहीं लिखेंगे और फिर 12 नहीं लिखेंगे। इट मीन्स ये हमारे पास आ गई उसकी रेंज। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड R इनवर्स। R इनवर्स हमने फाइंड करना है। R इनवर्स क्या होता है, R इनवर्स इज इक्वल टू, ये जो आपने R लिखा हुआ है इसके हर पेयर की जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेस चेंज कर देनी है, यानी जो x है उसे y में y बना देना है, जो y है उसे x। यानी 2 4 है तो आप इस पेयर को लिखेंगे 4 2,
2 6 है, इस पेयर को लिखेंगे 6 2। 2 8 है तो इसे आप लिखेंगे 8 कामा 2। हर पेयर को चेंज करना है। 12 कामा 2, फिर 4 कामा 4, एक ही बात है। फिर 8 कामा 4, फिर 12 कामा 4, फिर 12 कामा 6। हर पेयर को हमने क्या किया, जस्ट उसकी जगह बदल के लिख दिया। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के 8 जो पेयर थे उनकी जगह बदल दी, उनके अंदर एलिमेंट्स की। जो x की जगह लिखा हुआ था उसे y की जगह लिख दिया, और जो y की जगह लिखा हुआ था उसे x की जगह लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हमने, ये r हमने फाइंड कर लिया, r इनवर्स। अब फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है, फोर्थ पार्ट, रिप्रेजेंट r बाय एरो डायग्राम। रिप्रेजेंट r बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या होती है बच्चों? एरो डायग्राम ये होती है कि हमारे पास दो सेट हैं, यहाँ पे दोनों सेट लिख लेंगे। कौन कौन से सेट हैं? एक सेट C है और दूसरा सेट D है। अब सेट C जो है उसके एलिमेंट्स देखें, वो हैं, चूँकि हमने R लिखना है तो ज़ाहिर है R में C पहले है। अगर हमने R इन्वर्स का लिखना होता तो फिर D को पहले लिखते हैं। 2 है, 4 है और 6 है, ये एलिमेंट्स हैं C के। D के एलिमेंट्स हैं 4 6 8 9 और 12। अब हमने देखना है सबसे पहले R में 2 के साथ किस किस की पेयरिंग हुई हुई है। तो देखिए 2 का पहला पेयर है 2 का 4 के साथ। अब यहाँ से यहाँ पे एरो लगा देंगे, फर्स्ट साइड से सेकंड साइड की तरफ एरो हमेशा लगाएंगे। 2 6, अब 2 का ही पेयर बना हुआ है 6 के साथ। फिर 2 8, इसका मतलब 2 का पेयर बना हुआ है 8 के साथ। देन 2 12, तो 2 का पेयर बना हुआ है किसके साथ? 12 के साथ। नेक्स्ट है 4 4, चेंज कर लेता हूँ पेन। अब देखिए 4 4 है तो इसका मतलब है हमें 4 को 4 से मिलाना है। अब ये आ गया जी 4 4। नेक्स्ट क्या है? 4 8, 4 को ही 8 के साथ भी ज्वाइन करना है। नेक्स्ट है 4 12, 4 को 12 के साथ भी ज्वाइन करना है। अब लास्ट वन में क्या रह गया हमारे पास? 6 का 12। तो ये हमारे पास 6 है, इसको भी लाकर क्या करें? 12 से ज्वाइन कर दें। होप सो ये समझ आ गया होगा। इसे हम कहते हैं एरो डायग्राम। इसमें हमने क्या किया, इन अपने सारे पेयर्स को एरो की मदद से हमने एक्सप्लेन कर दिया कि 2 के जो पेयर्स हैं 2 4 है, 2 6 है, 2 8 है, 2 12 है। 4 के कौन से हैं? 4 4 है, 4 8 है, 4 12 है। 6 के कौन से हैं? एक ही है, 6 और 12। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी हमारी थ्रू एरो डायग्राम, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लिखते हैं जी, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है जी लेट R इज इक्वल टू, अब उसने सेट नहीं बल्कि डायरेक्टली R दिया हुआ है हमें, और R क्या दिया हुआ है फाइंड आउट करके 2 0 4 2 देन 6 4 देन 8 6 और फिर 10 8। टोटल कितने पेयर्स हैं जी हमारे पास? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास R दिया हुआ है। अब वो कहता है पहली चीज़, फर्स्ट जो उसकी डिमांड है इस क्वेश्चन के लिए, वो कह रहा है राइट R इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने R को किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर नोटेशन में। हम लिखेंगे R इज इक्वल टू एक्स व वाई सच दैट, एक्स व वाई यानी हमारे जो पेयर्स हैं किस तरह के पेयर्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें
तो पहला एलिमेंट हमारा x है, दूसरा एलिमेंट y है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। यानी अगर मैं x की वैल्यू में से 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास y आ जाएगा। सेम केस यहाँ पे देखें, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है। x में से 2 माइनस किया, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे x में से 2 माइनस किया 6 में से, तो 4 आ गया। 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गया। 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया। इसका मतलब है हम इसे लिखेंगे x और y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर x की वैल्यू में से x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, x में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y आएगा। ठीक हो गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। आपने देखा मैंने x की हर वैल्यू को माइनस किया, x की हर वैल्यू में से क्या माइनस किया, मैंने 2 माइनस किया और मेरे पास आंसर क्या आता गया, y आ गया। y की वैल्यू आ गई। 2 माइनस 2 किया तो 0, 4 में से 2 माइनस किया तो 2। अच्छा, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, x में से 2 माइनस किया y, हर जगह यही हुआ है। और हम ये भी कह सकते हैं इसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये भी ठीक था। क्योंकि देखें, x में से y माइनस करेंगे, यानी 2 में से 0 माइनस करूँगा तो आंसर 2 आएगा। 4 में से 2 माइनस करूँगा तो आंसर 2 आएगा। 6 में से 2 माइनस करूँगा, 4 माइनस करूँगा तो 2। 8 में से 6 माइनस करूँगा 2। 10 में से 8 माइनस करूँगा तो 2। इट मीन्स मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये भी ज़्यादा वैलिड बात है, चूँकि गिवन जो 2 पॉइंट है उनमें से माइनस करके क्या आंसर आ रहा है, हर एक का 2 आ रहा है। तो यूँ आप लिख लीजिएगा। सेकंड पार्ट क्या है जी हमारे पास, सेकेंडली हमने ये करना है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। वही बात होगी, डोमेन फाइंड करनी है, तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था बच्चों कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे दैट आर कॉल्ड डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे देखें 2, यानी x के एलिमेंट्स 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास क्या आ गई, डोमेन ऑफ आर। अब रेंज ऑफ आर हमने लिखनी है, तो रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट्स जो होते हैं दैट आर कॉल्ड रेंज 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज ऑफ आर आ गई। अब तीसरी चीज़ क्या फाइंड करने के लिए वो कह रहा है जी, तीसरी चीज़ फाइंड करने के लिए वो कह रहा है राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आर इनवर्स को हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो थर्ड पार्ट में देखिए, सबसे पहले तो हम आर इनवर्स लिखते हैं, वो खुद ब खुद जो लिखेंगे ये टेबुलर फॉर्म ही होगी इसकी। आर इनवर्स आपको पता है क्या करते हैं, हम जस्ट प्लेस चेंज करते हैं एक्स और वाई की, यानी 0, 2, 2, 4, दूसरे पेयर को चेंज किया तो 2, 4 हो गया, तीसरे को चेंज करेंगे तो 4, 6 हो जाएगा। होप सो समझ आ गई होगी आपको कि अगले में 6, 8 हो जाएगा और उससे अगले में 8, 10 होगा। ये हमारे पास आ गया क्या चीज़ आई है, ये आर इनवर्स आ गया जस्ट वैल्यूज़ की प्लेस चेंज करने से। और किस फॉर्म में आया ये टेबुलर फॉर्म है। उसने कहा हुआ था टेबुलर फॉर्म में, और दूसरी किस फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में जब लिखेंगे तो आप देखिए क्या लिखेंगे, ये सारे हमारे पास पेयर्स हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, ये एक्स और वाई पे, सच दैट। अब देखिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूँ, वाई में से एक्स माइनस करूँ तो आंसर 2 आ रहा है, यानी 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। उसने कहा था सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखें। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास, रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय रो डायग्राम, एरो डायग्राम। आर को भी रिप्रेजेंट करना है और आर इनवर्स को भी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले एरो डायग्राम ऑफ आर।
अब देखें जब आर की एरो डायग्राम बनानी है तो ज़ाहिर है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें वही सेम चीज़, दो आपने सेट्स का केस बनाना है, इधर ये दूसरा आ जाएगा। अब सिंपल अगर आप देखें तो इसकी जो डोमेन है वो इसमें आ जाएगी और रेंज इसमें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पहले सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे दूसरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है इसके केस में मैंने क्या करना है जी, 2 4 6 8 10। फिर दूसरे में मैं इसकी रेंज लिखता हूँ, हो जाएगी 0 2 4 6 8। अब देखें पेयरिंग बनानी है हमने, ये आर के लिए बना रहा हूँ मैं, तो आर का पहला पेयर है 2 0, 2 का पेयर होगा 0 के साथ, फिर 4 का पेयर है 2 के साथ, ये देखिए 4 2, फिर 6 4, 6 को 4 से ज्वाइन कर दें, 8 6, फिर 10 8। देखें ये हमारे पास एरो डायग्राम बनी है किसकी, आर की। अब एरो डायग्राम बनानी है मैंने आर इनवर्स की भी, एरो डायग्राम ऑफ आर इनवर्स। सेम केस होगा, क्योंकि उसमें इन्वर्स हुआ है तो इसका मतलब इस वैल्यू को पहले लिखेंगे, इसको बाद में, यानी हमारे पास ये यूँ हो जाएगा, ये जो दो सेट्स होंगे इस तरह बन गए, 0 2 4 6 8 को पहले सेट में, 2 4 6 8 एंड 10 को सेकंड सेट में। देखिए आर इन्वर्स में पहला पेयर है 0 2, 0 का 2 के साथ एरो लगाएंगे, दूसरे सेट की तरफ एरो हेड होना चाहिए। फिर है जी 2 4, 2 को 4 से ज्वाइन कर दिया, फिर 4 6, 4 को 6 8, फिर 8 और 10। तो ये एरो डायग्राम थी किसकी जी, ये एरो डायग्राम थी आर इनवर्स की। होप सो स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हुई होगी आपको, इसमें कोई ख़ास कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जी है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 3, सेट ए है मेरे पास 0 1 3 एंड सेट बी है हमारे पास बी इज इक्वल टू 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7। ये हमारे पास सेट ए और सेट बी के बने। अब उसने लिखा हुआ है कि इसमें वो कह रहा है राइट आर, आर हमने लिखना है, किस तरह का लिखना है, ज़ाहिर है हम बाउंड है यहाँ पे आर उसकी मर्ज़ी का लिखने के लिए। तो आर है जी हमारे पास एक्स व वाई पेयर फॉर्म में लिखने, इससे पता चल गया एक्स व वाई से, सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए और वाई बिलोंग टू सेट बी। अंडरस्टूड है, जब मैं ए क्रॉस बी फाइंड करूँगा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट फाइंड करूँगा तो एक्स के एलिमेंट्स पहले होंगे, वो सेट ए से होंगे, और जो वाई के एलिमेंट्स होंगे वो सेकंड वाले एलिमेंट्स होंगे, और दैट आर टेकन फ्रॉम सेट बी, वो सेट बी से होंगे। आगे क्या करना है, एंड, और वो आर होना किस तरह का चाहिए, वो होना चाहिए जी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ y की वो वाले पेयर्स लिखने हैं जिनमें y इक्वल हो 2 इंटू एक्स प्लस 1 के। अब देखिए ऐसे कौन कौन से पेयर हैं, ज़ाहिर हमारे पास जब पेयर होता है उसमें x और y दोनों लिखे होते हैं, y हम इधर लिखेंगे, x इधर पुट करेंगे, जिस चीज़ पे इक्वल आता हुआ वो सारे पेयर्स हमें लिखने होंगे। उसके लिए पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते। ए क्रॉस बी में क्या है जी हमारे पास, पहले सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो हैं जी 0 1 3। अब क्रॉस सेट बी के एलिमेंट्स 1 2 3 5 एंड 7।
अब देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फर्स्ट का फर्स्ट के साथ पेयर, कोई पेयरिंग करनी है, पहले फर्स्ट की इन सब के साथ, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। 3 एलिमेंट्स ये हैं और 5 एलिमेंट्स ये हैं, 15 पेयर्स होंगे। तो 0 1 वो हम रीचेक भी कर लेंगे काउंट करके, 0 2 0 3 0 5 0 7, ये मेरे पास आगे 0 के साथ 5 होंगे पेयर। अब 1 के साथ बनाएंगे वही सेम प्रोसीजर, 1 कामा 1 1 कामा 2, फिर 1 कामा 3 1 कामा 5 और 1 कामा 7। 1 के भी सारे पेयर बन गए। अब 3 के देखें, 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 5 3 कामा 7। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब हमने इसमें आर लिखना है और आर ऐसा होना चाहिए, उसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, हम इसकी टेबुलर फॉर्म ढूंढते हैं। देखिए पहला पेयर है 0 1, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी 1 है और y की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो इसका मतलब है पहला जो सेट होगा हमारे पास, पहला पेयर वो होगा 0 1। ये बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आ रही तो यूँ रफ वर्क में करके देख लें। 0 1 है और कंडीशन है हमारी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y की जगह वैल्यू है हमारे पास 1 सेकंड एलिमेंट, 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1, तो ये 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वैसी कंडीशन है जिसमें हम x की वैल्यू जो होगी हमारी, अगर वो भी और y की वैल्यू भी पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई हो रही होगी। कौन सी कंडीशन, ये वाली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 होल्ड कर रही है हमारी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये R आ गया, यानी ये पहला पेयर आ गया। अब देखें क्या ऐसा कोई और पेयर भी हो सकता है। 0 2 होगा तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 होगी जबकि y की वैल्यू 1 आएगी। 0 3 माइट भी पॉसिबल 0 3 होता हो, तो चेक करते हैं। x की जगह 0 y की जगह 3, 0 प्लस 1 1, इधर आ जाएगा 3 इधर 1, इट मीन नहीं लिख सकते। 0 5 नहीं हो सकता चूँकि इधर 5 है, अगेन 0 है तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ 0 7 फिर नहीं हो सकता क्योंकि एक तरफ 1 आ जाएगी वैल्यू, एक तरफ 7 होगी। 1 1 1 इज इक्वल टू, यहाँ x की जगह 1 पुट करूँगा, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा जबकि इधर 1 रह जाएगा। 1 2 x की जगह 1 पुट करूँ तो 2 1 ज़ा 2 होगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा जबकि y 2 है। 1 3 x की जगह 1 पुट करें, y की जगह 3, तो ये वेरीफाई हो रहा है। कैसे वेरीफाई हो रहा है जी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 प्लस 1, तो ये देखें 3 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 3। सो इट मीन्स हम अगला पेयर लिख सकते हैं 1 कामा 3। अब देखें कोई और ऐसा पेयर है, इनमें 1 कामा 5 होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, इधर 5 होगा, ये नहीं हो सकता। 1 कामा 7, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 कामा 1, इसका मतलब x की जगह 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 7 1 के इक्वल डेफिनेटली नहीं होता। अब नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 3 2, फिर वही बात होगी, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 1 7, ये 2 है, ये भी नहीं हो सकता। 5 वाले को देख लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, नहीं हो सकता 5 के इक्वल। अगला पेयर आ गया 3 7 जो कि हो सकता है। क्यों हो सकता है, अगर मैं इसे पुट करूँगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में, y की जगह 7
इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 1, तो 7 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 प्लस 1, 7 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई। अब देखिए एक तो आर फाइंड करना था, और क्या कुछ फाइंड करना है जी इसमें। और फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है आर फाइंड करना था, उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना था। आल्सो फाइंड आर इनवर्स, तो आर इनवर्स सिर्फ फाइंड करना है, वो हो जाएगा 1 0 3 1 एंड 7 3। ये हमारे पास आर इनवर्स आ जाएगा। इतना ही करना था इस क्वेश्चन को। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इफ s इज इक्वल टू 1 2 4 8, 1 2 4 8, this is our set f, and the second one is t। t में क्या है जी, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। आप इसे यूँ भी कर सकते हैं, 3 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो दैट इज़ इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये तो 1 है। 3 की पावर 1 का मतलब 3 है, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 है। यानी ये वैल्यूज़ है हमारे पास 1 3 और 9। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट ये वैल्यूज़ है। अगर हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। देन चूँकि उसने कहा हुआ है देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 8 में s दिया हुआ है और उसने कहा है देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ इन द टेबुलर फॉर्म, और फाइंड डोमेन एंड रेंज इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम है, यानी सेट आपके पास ये दिए हुए हैं और जो रिलेशन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 में दिए हुए हैं, और उसके साथ उसने रेंज और डोमेन फाइंड करने का कहा हुआ है। तो हम इन सारी कंडीशंस को लिखते जाते हैं, साथ डोमेन और रेंज लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अच्छा, उससे पहले हमें डेफिनेटली ये करना पड़ेगा कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्लान फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करें जी एस क्रॉस टी। एस के एलिमेंट लिखें 1 2 4 8, क्रॉस टी के एलिमेंट्स लिखें 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2। एस क्रॉस टी इज इक्वल टू, पहले 1 के साथ इन तीनों के पेयर 1 3 पावर 0, 1 3 पावर 1, 1 3 पावर 2, 2 3 पावर 0, 2 3 पावर 1, 2 3 पावर 2, फिर 4 3 पावर 0, 4 3 पावर 1, 4 3 पावर 2, फिर 8 3 पावर 0, 8 3 पावर 1, 8 3 पावर 2। मैं इसको इसलिए असल में इस फॉर्म में नहीं लिख रहा क्योंकि आगे बुक में इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। देखें 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे, ये 1 2 3 हैं, तो 4 3 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स, 4 3 12 पेयर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास 12 पूरे हैं। अब जो पहली कंडीशन उसने दी हुई है वो सेट बिल्डर नोटेशन में और हमने टेबुलर फॉर्म में लिखनी है। R1 इज इक्वल टू एक्स व वाई सच दैट x जो है दैट इज बिलोंग टू s, ज़ाहिर x हमारे पहले सेट को बिलोंग करता होता है, एंड y बिलोंग टू t, वो हमारे दूसरे सेट को बिलोंग करता होता है। उसके बाद क्या कह रहा है जी, एंड x इज इक्वल टू y, यानी हमने सिर्फ वो पेयर्स लिखने हैं जिनमें x और y इक्वल होगा। ये सारी चीज़ तो ये शो कर रहा है पेयर को, सच दैट पेयर में जो x होगा वो s सेट में से होगा, जो y होगा वो t में से होगा।
असल बात ये एंड के बाद x इज़ इक्वल टू वाई, ये वाली ये हमें बता रही है आपने पेयर कौन से लेने हैं। तो यहाँ से हमने बेटा पेयर वो लेने हैं जिनमें x और y दोनों की वैल्यू सेम हो। अब देखते हैं क्या ऐसा कोई है। तो जी हाँ, ऐसा है 1,3 पावर 0। क्योंकि 3 की पावर 0 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स की वैल्यू भी 1 हो गई, y की वैल्यू भी 1 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला पेयर हमारे पास जो है वो ये है। अब देखिए इसकी डोमेन रेंज लिख देते हैं यहाँ से। डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू पहला एलिमेंट एक ही है 1, फिर रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट एंड दैट इज 3 पावर 0। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ गई। अब R2 लिखते हैं। R2 का क्या केस है जी हमारे पास। R2 का केस है x व y such that x बिलोंग टू s कामा y बिलोंग टू t। ये वही पुरानी बात है। अब वो कहता है एंड y लेस देन x। हमने वो सारे पेयर्स उठा के लिखने हैं इसमें R2 में जिनमें y लेस होगा x से, यानी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से लेस होगा। यहाँ तो इक्वल हो गया, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 1 से लेस नहीं है। 3 की पावर 2 9 होता है, 9 भी 1 से लेस नहीं है। अगेन 3 पावर 0 1। तो इसका मतलब पहला पेयर ये आ गया 2,3 पावर 0, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू से लेस है। 3 की पावर 1 3 होता है, तो ये ज़ाहिर 2 से लेस नहीं है। ये 9 हो जाएगा, 9 भी लेस नहीं है। 3 पावर 0, तो ये हो जाएगा 4,3 पावर 0, क्योंकि 3 पावर 0 1 है, तो 4,1 होगा, तो इसका मतलब ये लेस है। अगला ये पेयर भी हो जाएगा 4,3 पावर 1। क्यों? 3 की पावर 1 3 होता है, तो इसका मतलब y जो है वो x से लेस। 3 पावर 2 9 हो जाएगा, 3 पावर 0। अगला पेयर हो जाएगा 8,3 पावर 0। वही बात 8,1, 8,3 पावर 1, 3 पावर 1 3, इधर 8 है। आगे 3 पावर 2 9 होता है, तो ज़ाहिर है वो 8 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आएगा R2। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो देखिए इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी इट मीन्स 2 4 रिपीट नहीं करना चूँकि सेट है, देन 8। अब देखिए रेंज ऑफ R2, रेंज ऑफ R2 क्या होगी। सेकंड एलिमेंट्स 3 पावर 0 3 पावर 1 और कोई नहीं है, चूँकि यही वाले रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा R2। अब देखिए R3 लिखना है हमने। R3 के लिए देखें, इसको मैं सामने ही रखता हूँ ताकि R3 R4 लिखते हुए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्योंकि वो ही लेना है, तो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। R3 के केस में जो गिवन फॉर्म है वो क्या फॉर्म गिवन है जी हमें। R3 के केस में हमें गिवन है x व y सच दैट x बिलोंग टू s कामा y बिलोंग टू t, वहाँ तक वही बात। एंड अब वो कह रहा है जी x प्लस वाई बिलोंग टू e, कैपिटल E लिखा हुआ है जो शो करता है इवन नंबर को, यानी हमने वो सारे पेयर्स लिख लेने जिनमें x प्लस वाई को ऐड करें, यानी x और y को, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, एनी इवन नंबर। अब देखिए ऐसे कौन कौन से पेयर्स हैं। अब हमने वो ट्रेस करने हैं, उसी अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो पेयर निकालेंगे। तो पहला पेयर आ गया जी हमारे पास, यहाँ पे दोबारा देख लें 1,3 पावर 0, 3 पावर 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख देता हूँ, आपके पास पेयर मौजूद होंगे, तो ये हो जाएगा 1,3 पावर 0। अगला पेयर क्या है जी। अगला पेयर है हमारे पास 1,3 पावर 1, 3 पावर 1 3 होता है, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 1,3 पावर 1। उसके बाद देखें नेक्स्ट कौन सा पेयर है,
नेक्स्ट कोई पेयर अगर है तो वो चेक कर लेते हैं। अब देखें 1, 3 पावर 2, 3 पावर 2 9 होता है, 9 + 1 10, इसका मतलब ये भी होगा 1, 3 पावर 2। उसके बाद देखें 2, 3 पावर 0, 3 पावर 0 1 होता है, 2 + 1 3 हो जाएगा, नहीं लिख सकते। ये 2 है, ये 3 पावर 1, 3 पावर 1 3 होता है, 3 में 2 ऐड करो 5 हो जाता है, नहीं लिख सकते। 3 पावर 2 9, 9 + 2 11, नहीं लिख सकते। 4, 3 पावर 0, 3 पावर 0 1 होता है, 4 + 1 5 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। 4, 3 पावर 1, 3 पावर 1 3, 3 + 4 7, 9 + 4 13, odd, 1 + 8 9, 3 + 8 11, 9 + 8 17। इसका मतलब है सिर्फ यही पेयर्स है हमारे पास जो R3 में आएंगे। अब इसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी थी, तो डोमेन और रेंज लिखने के लिए क्या करेंगे, डोमेन ऑफ R3 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट्स, सब में 1 है तो एक ही दफ़ा 1 लिखते हैं। फिर रेंज ऑफ R3, रेंज ऑफ R3 क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट्स वो है 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, ये सारे उसमें आ जाएंगे। ये था हमारा R3। अब हम देखते हैं R4 क्या है। R4 में उसने हमें कहा हुआ है, यानी फोर्थ पार्ट जो है इसका, ये थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का। फोर्थ पार्ट में R4 उसने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये सारी बात तो वही होगी, x व y सच दैट x बिलोंग टू s, y बिलोंग टू t, एंड के बाद वो कह रहा है जी x × y बिलोंग टू odd, x × y बिलोंग टू odd, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x और y को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ऑड नंबर्स में आना चाहिए। जैसे ऊपर इवन नंबर में उसने कहा था मल्टीप्लाई कर ऐड करके, अब उसने कहा हुआ है मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर लाना है। तो पहला पेयर हमारा जो है जी वो है 3 पावर 0 1 होता है, और x एलिमेंट है 1, तो 1 × 1 1 होगा। इसका मतलब ये पेयर हमें अगेन यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 0 1, 1 × 1 1। नेक्स्ट पेयर है जी 3 की पावर 1 3 होगा, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। इट मीन्स ये पेयर भी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 6 1 जार 6, तो 6 एक इवन नंबर है, इसका मतलब हम उसे नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद है जी हमारे पास 2, 3 पावर 1, 3 पावर 1 3, 2 3 जार 3 2 जार 6, वो भी इवन आ रहा है। 2, 3 पावर 2, 3 पावर 2 हो जाएगा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जार 18। यहाँ मैं साथ आपको दिखाता जाता हूँ ताकि आपको क्लियर होती जाए ये बात। ये हम लिख रहे हैं R4, अच्छा, जिसमें मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर लाना है। 3 पावर 1 3, 3 2 जार 6, 3 पावर 2 9, 9 2 जार 18, 3 पावर 0 1, 1 × 4 4। इसका मतलब अगला पेयर ये हमें लिखना पड़ेगा 4, 3 पावर 0, 3 पावर 0 1 होता है, 1 × 4 करेंगे तो 4। नेक्स्ट देखें 3 पावर 1 3, 3 4 जार 12, 3 पावर 2 9, 9 4 जार 36, 8 × 1 3 पावर 0 चूँकि 1 होता है, तो 8 1 जार 8, ये भी 1 हो जाएगा। 3 पावर 1 3, 3 × 8 3 8 जार 24, 3 पावर 2 9, 9 8 जार 72। तो इसका मतलब है यही पेयर्स आएंगे हमारे पास R4 में। कौन कौन से पेयर्स आगे, 1, 3 पावर 0, 1, 3 पावर 1, 4, 3 पावर 0 नहीं आएगा क्योंकि 3 पावर 0 1 होता है, 1 × 4 4 हो जाएगा, तो ये पेयर नहीं आ सकता। और कोई पेयर अगर है तो उसको चेक कर लेते हैं जिसका आंसर क्या आता हो, ऑड नंबर आता हो। 3 पावर 2 कितना होता है 9, 9 × 1 9,
इसका मतलब ये पेयर तो आता है, बाकी कोई भी नहीं आता, क्योंकि बाकी सारे जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर के साथ अगर हम एक आड नंबर मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर इवन में आता है, ये आप जानते हैं। जैसे 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 2 9 ज़ार 18, तो ये सारे इवन नंबर आते हैं। तो अब नेक्स्ट जितने भी पेयर्स हैं सब के पहली वैल्यू जो है एक्स वैल्यू वो इवन नंबर है। इवन नंबर को मैं इवन से मल्टीप्लाई करूँ या आठ से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर इवन आता है। तो इसका मतलब यही R4 है हमारा। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन ऑफ R4 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट्स, अगेन 1 और कोई एलिमेंट नहीं है। अब रेंज ऑफ R4 इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट्स, 3 पार 0, 3 पार 1, 3 पार 2, ये रेंज आ गई। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, यानी R5, उसमें वो क्या कह रहा है, वही बात x व y, ये सब में सेम रिपीट हो रहा है, x व y सच दैट x बिलोंग टू s, y बिलोंग टू t एंड, अब एंड के बाद क्या है जी, y ग्रेटर देन 2x, यानी y की जो वैल्यू है अगर x की वैल्यू के साथ में 2 मल्टीप्लाई करूं तो बावजूद उसके y ग्रेटर आए। अब देखिए ऐसे कौन से पेयर्स हैं, या क्या कोई ऐसे पेयर्स हैं भी या नहीं है। तो उस केस में हम दोबारा अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जाते हैं। 3 पार 0 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, यानी ये 1 आता है तो इससे ग्रेटर नहीं है, दोनों इक्वल हैं, y हमें ग्रेटर चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर 3 पावर 1 3 है, अगर मैं 2 के साथ x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 3 फिर भी ग्रेटर रहेगा। तो इसका मतलब है पहला पेयर आ जाएगा R5 में 1, 3 पावर 1। नेक्स्ट देखें, 3 पावर 2 9 होगा, तो 2 इंटू 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 जो है 9 से लेस है, यानी 9 y जो है वो ग्रेटर है x। तो इसका मतलब है अगला पेयर ये भी लिखना पड़ेगा, 1, 3 पावर 2। अब देखिए 2, 3 पावर 0, 3 पावर 0 1 होता है। अब ये इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 ज़ार 4, पहले ही उससे ग्रेटर है तो और ग्रेटर हो जाएगा। 3 पावर 1 3 है, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, यहाँ भी लेस है। 3 पावर 2 9, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, उसमें जब पुट करेंगे 2x के लिए, 2 से यहाँ मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई किया, बावजूद उसके y ग्रेटर है, तो 2, 3 पावर 2। देन 4, 3 पावर 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 है, ये 3 है, नहीं पॉसिबल। 3 पावर 2 9 होता है, 4 2 ज़ार 8 होगा, तो इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं 4, 3 पावर 2। और देखिए कोई पॉसिबिलिटी, 1 नॉट पॉसिबल, 3 8 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 3 2 ज़ार 9, ये तो 9 है, लेकिन जब इसे 2x के लिए 2 इंटू एक्स करूँगा, 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा, तो इट मीन्स और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास R5 आ गया। अब अगर R5 ये है तो इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो बेटा डोमेन ऑफ R5 अगेन वही बात होगी, फर्स्ट एलिमेंट्स 1, 2, 4, तो ये डोमेन आ गई 1 1 2 4 था, 1 एक ही दफ़ा लिखा चूँकि रिपीट नहीं कर सकते। देन रेंज ऑफ R5 इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट्स लिखने हैं, 3 पावर 1 3 पावर 2, अगेन 3 पावर 2 और 3 पावर 2 है, ये इतना ही रहेगा। ये हमारे पास आ गई रेंज। तो बेटा सो विद दिस पार्ट हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी 3.4, बल्कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट में ही बता दूंगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।